नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ एक अजीम हस्ती हैं जो कि सामाजिक कार्यों में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की पॉलिटिक्स में भी लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस वक्त महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के ऑनररी एडवाइज़र हैं। दिल्ली में जो भी पहाड़ के लोग गवर्नर साहब यानी भगत सिंह कोश्यारी जी से मिलने आता है, उनसे आप लगातार संपर्क में रहते हैं और दिल्ली में भगत सिंह कोश्यारी जी के जो चाहने वाले हैं उनसे उनकी मुलाकात कराने में भी मदद करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सती जी। सर, इस वक्त आप ऑनररी एडवाइज़र की भूमिका में हैं और सामाजिक कार्य तो आप लंबे समय से कर रहे हैं, करीब 20-22 साल से जितना मैं जानता हूँ। तो ये एडवाइज़र बनने का ख्याल किस तरह से आपको भगत सिंह कोश्यारी जी ने कहा, या फिर सामाजिक कार्यों से इतना समय निकाल लेते हैं कि उनके भी कार्य को समय दे पा रहे हैं? सर, सती जी, कोश्यारी जी हमारे आदरणीय हैं और हम कभी भी उनकी बात को नकार नहीं सकते। उन्होंने मेरे को सुझाव दिया, भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ऑनररी एडवाइजरी के तौर पे काम देखें। वैसे तो आप मेरा काम वैसे ही देखते हैं, पर एक सम्मानजनक पद आपको देते हैं, तो उन्होंने ऑनररी एडवाइज़र किया और हमने उसको स्वीकार किया, क्योंकि एक पोर्टफोलियो था, चाहे वो ऑनररी हो या कुछ भी हो, काम करना है और एक पहचान कोश्यारी जी के साथ बनी रहे, इसलिए मैंने उसको ले लिया और उस पर काम करता रहता हूँ। कोश्यारी जी का लगभग आज ही से नहीं, मैं लगभग 80 के दशक से 80 से मेरे वो संपर्क में रहे और तब से भी मैं उनके कामों के प्रति जो भी काम वो बताते थे उसका बराबर देखता रहा। फिर वो राज्य के अध्यक्ष भी बने। जब प्रदेश में हमारा अलग गठन हुआ, उस समय आंदोलन में भी उनके साथ जुड़ा रहा, तो मैं उनकी बातों को टाल नहीं सकता। वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और जैसा उनका आदेश होता है उसका मैं पालन करता हूँ। अच्छा, भगत सिंह कोश्यारी जी पर्वत पुत्र हैं और पर्वत पुत्र का मेरा मतलब है कि पहाड़ का जन जन उन्हें चाहता है, जन जन से सीधे संवाद उनका है। और दिल्ली में जब भी वो महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई से यहाँ आते हैं, तो महाराष्ट्र सदन में उनसे मिलने वालों की भारी भीड़ रहती है। तो आपके ऊपर भी प्रेशर रहता होगा कि भाई मुझे मिलवाना है या उनकी मुलाकात करानी है। तो जो व्यक्ति इतना बड़ा हो और इतना बड़ा कद रखता हो और उसके मिलने वाले हज़ारों में हों, तो आप किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? सर देखिए, कोश्यारी जी का स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति आता है, अगर वो वहाँ पे हैं तो उससे वो ज़रूर मिलेंगे। उनके लिए कोई टाइम का वो नहीं है और समय निकाल करके वो बराबर मिलते हैं। प्रेशर हमारे ऊपर भी होता है क्योंकि हर तरीके के लोग आते हैं, कोई ज़्यादा गुस्से वाला भी होता है, कोई पोलाइटली मान भी जाता है। तो जैसे भी होता है, रोज़ कम से कम दिल्ली में जब कोश्यारी जी होते हैं तो 300-350 लोग मिलते हैं एक दिन में। तो सुबह से जब 10 बजे से उनका शुरू होता है तो शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक चलता रहता है। इवन डिनर करने के बाद भी अगर कोई आदमी आ जाता है तो वो कहते हैं यार वापस ना जाए, मिलवा दो उसको। जी। तो ये उनका एक स्वभाव है, ये उनका सरलता है, जीवन की सरलता है। और हम तो मतलब उनके सामने कुछ भी नहीं है। और हमें जो सेवा भाव और प्रेरणा का भाव मिला, ये जो मैं पहाड़ के लोगों की सेवा करता हूँ, हॉस्पिटल का और अन्य चीज़ों में, तो हॉस्पिटल की प्रेरणा तो मुझे माननीय आज वो स्वर्गीय हो गए हैं श्री प्रकाश कांडपाल जी से, क्योंकि श्री प्रकाश कांडपाल जी ऑल इंडिया मेडिकल में पहाड़ के लोगों का इलाज कराने में काफ़ी हद तक सफल रहते थे और लोगों का इलाज करवाते थे, और चाहे वो पहाड़ ही नहीं, कई लोग तो उनको सीधे पहाड़ का मसीहा कहते थे। क्योंकि मैंने अपने आँखों के सामने डॉक्टर रथ को, जो कैंसर डिपार्टमेंट के छोटी थे, उनको कहते हुए सुना। जब मैंने कहा जी वो पहाड़ के मसीहा हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आपके पहाड़ के मसीहा नहीं है, वो पूरे भारत के मसीहा हैं। अगर उनको कोई रास्ते में भी चलते हुए बीमार मिल जाता है तो उसको भी वो मदद करते हैं। तो उस नेचर से थोड़ा ये आया कि भाई क्यों ना हम भी उनके पदचिन्हों पर चल के कुछ पहाड़ के लोगों का अगर भला कर सकते हैं, इलाज में उसमें भलाई हो सकती है तो करना चाहिए। और ये कोश्यारी जी को लगा कि भाई हाँ, इसके अंदर ये चीज़ है, सेवा भावना है जी। तो उन्होंने मुझे इस ओर अग्रसित करते हुए कई जगह पे मौका दिया और मैं जितना हो सकता है अपनी तरफ से उसको फुलफिल करता हूँ। आप सल्ट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं
और रानीखेत विधानसभा क्षेत्र भी उससे सटा हुआ है। पहले दोनों एक ही विधानसभा हुआ करती थी, तो दोनों जगहों के लोग आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अब बड़ी तादाद में लोग दिल्ली में एम्स में या दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर या मेडिकल संस्थान हैं उनमें इलाज के लिए आते हैं और आप रेगुलर उनसे मिलते भी हैं। तब लोग आपसे आग्रह भी करते हैं कि आप सड़क से चुनाव लड़ लीजिए, या फिर कई बार बात भी सामने आती है कि भाई आपको इधर कहीं से टिकट भी मिल सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? सत्य जी, जैसे मैं 2002 से बराबर टिकट की मांग करते रहा हूँ, 2002 में भी, 2007 में भी, 12 में भी। पहाड़ का कुछ भौगोलिक जो दृश्य है वो आपको पता ही है। कुछ जगह पे सीटों पे ठाकुर और ब्राह्मण का भी समीकरण आ जाता है। तो मेरे साथ कई बार ये हुआ और फिर सिटिंग विधायक को देना है, उस पर भी आया। और लोग चाहते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जब तक संगठन की दृष्टि हमारे पे नहीं पड़ती है तब तक हम उससे वंचित रहे हैं जी। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अगर टिकट दें तो मैं लड़ूंगा और क्षेत्र का विकास जितना हो सकता है अपनी तरफ से करूँगा। मुझे पैसे से कोई वो नहीं है, मेरे दोनों पुत्र वेल सेटल हैं और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अपने दम पे कोई पावर नहीं होते हुए भी इतना कुछ कर पाया हूँ, तो अगर कुछ पावर मिल जाए तो मैं और अपने क्षेत्र के लिए करूँगा। क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा अपना ही क्षेत्र नहीं है। पूरे उत्तराखंड, चाहे वो पौड़ी हो, टिहरी हो, प्लेन्स हो, जो भी मेरे पास आता है मैं उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, किसी भी रूप में। चाहे वो सर्विस के विषय में भी अगर कोई कहता है मेरे से जहाँ तक हो पाता है मैं करता हूँ, इलाज के बारे में जो होता है उसके बारे में भी मैं करता हूँ। और इस आपदा के टाइम पे भी, कोविड की टाइम पे भी लोगों ने संपर्क किया, तो मैंने जहाँ जहाँ जो लोग थे उन्होंने जैसे भी उनको मेरा एड्रेस वगैरह मिला, फ़ोन किया, मैंने उनको पासेज वगैरह में भी मदद करी पहाड़ तक पहुँचाने में। बाकी फाइनेंशियल तो अब इतना नहीं हो पाता है, पर जितना पहले करता था बहुत पहले किया, लेकिन अब इतना नहीं है क्योंकि रोज़गार के साथ भी आदमी वो करता है। तो जितना मेरा मॉरल सपोर्ट जितना हो सकता है मैं आज भी बराबर करता हूँ। जो थोड़ा बहुत मदद होती है फाइनेंशियल भी, वो करने को तैयार रहता हूँ। अच्छा, सुरेश जीना की जब डेथ हो गई थी शर्ट में, तो उसके बाद उपचुनाव के वक्त भी आपका नाम सामने आया कि आप चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी ने फैसला किया कि उनके बड़े भाई को टिकट दे दिया जाए, लेकिन एक बार फिर चर्चा है कि आप शायद वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, या आप दावेदारी कर रहे हैं? जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर संगठन चाहे, संगठन अगर टिकट देगा तो मैं ज़रूर लड़ूंगा और दावा भी कर रहा हूँ। टिकट हमेशा मांगता हूँ, पार्टी के बाहर नहीं हूँ। पार्टी अगर देगी लड़ूंगा, पार्टी नहीं देगी तो जिसको देगी उसके लिए काम करूँगा। ये मेरा हमेशा यही रहा है और पार्टी से आगे हम कुछ नहीं हैं। पार्टी का जो भी आदेश होगा वो सर। अच्छा, बीजेपी के 2007 से 12 की जो सरकार थी, उस सरकार में आप राज्य मंत्री का आपको दर्जा भी प्राप्त था, और उस दौरान आपने अपने गांव के आसपास के कई गांवों में पानी पहुंचाने में भी मदद की थी, और कुछ जो दूसरी छुटपुट मदद थी वो भी लोगों को की। तो इस बार जब सरकार बनी तब दर्जाधारियों के लिए आपका भी नाम था, लेकिन फिर रह गया, क्या वजह रही? उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि त्रिवेंद्र जी शुरू से कहते रहे मैं कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट तक उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ही माननीय गवर्नर महाराष्ट्र जी ने सोचा कि भाई कुछ नहीं तो चलो मैं अपने साथ एज ए ऑनररी एडवाइज़र आपको ले लेता हूँ। एक गरिमामयी पद है, पैसा नहीं भी है तो गरिमामयी पद रहेगा, तो मेरा कार्य तो आप देख ही रहे हैं, तो इसको और थोड़ा सा लोगों में एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि भाई उनके एडवाइज़र हैं। तो मैंने वो किया, लेकिन मैंने कभी त्रिवेंद्र जी से ये उम्मीद नहीं करी थी कि शायद वो हमें इस तरीके से वो करेंगे, लेकिन उनका अपना मानना था। जो भी हुआ सब ठीक है, हम तो पार्टी से बाहर तो है नहीं जी। और जो संगठन ने आदेश दिया उस आदेश को आज भी मान रहे हैं। आगे भी संगठन देगा ठीक है, नहीं देगा तो अपने घर बैठे रहेंगे। जो हमसे हमारे डायरेक्ट संपर्क में आएंगे कार्यकर्ता नेता, उनका जो हम अपने उससे कर पाएंगे सेवा करेंगे। एक अंतिम सवाल ये, आप गवर्नर साहब के साथ यानी भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। इस बीच आपने उन्हें कभी नज़दीक से भी देखा। उनका जो जीवन है वो काफ़ी उच्च मूल्यों वाला है।
तो आपका जो अनुभव है वो आप क्या लोगों में बांटते भी हैं कि भाई इतने मूल्यवान व्यक्ति हमारे बीच में हैं और वो इस तरह से सादा जीवन जीते हैं और दूसरे नेता क्यों नहीं उन्हें फॉलो करें? सर मैं तो जितना हो सकता है उनके लाइफ का जितना भी हम अनुसरण कर पाते हैं उसका करते हैं, क्योंकि उनका जो कार्य करने का तरीका है, लोगों से मिलने का तरीका है, लोगों के बीच में आने जाने का वो है और सादा जीवन है। एक साधारण परिवार से निकल के आज महाराष्ट्र के महामहिम बन गए, तो हम भी उनको फॉलो करते हैं और उनके जितने भी लोग हैं, अनुयायी हैं, उनके साथ हमारा भी बराबर संपर्क रहता है। और कोश्यारी जी उत्तराखंडी नहीं, पूरे देश के से सेवक हैं। पूरा देश, चाहे वो उत्तराखंड से लेकर कन्याकुमारी तक, वेस्ट बंगाल तक, पूरा उनका आदर करता है। क्योंकि मैं जब से वो राज्यसभा और लोकसभा मेंबर रहे, मैंने उनके घर पे देखा है। मैं शाम को डेली लगभग रोज़ाना उनके घर पे रहता था। तो उनके मिलने वाले पहाड़ी नहीं, उत्तराखंड से बाहर के तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी लोग उनको मिलने आते थे। कई बारी होता भी था कि भाई हम कहते यार आप लोगों के भी सांसद हैं, कहते थे यार लेकिन कोई बात नहीं यार, आप लोग उम्मीद से आते हो, मेरे से जो बन पाएगा, मेरे को फ़ोन करना है फ़ोन कर देता हूँ, चिट्ठी लिखनी है चिट्ठी लिख देता हूँ। वो कहते थे साहब हमारे एमपी तो हमारी सुनते ही नहीं हैं, हम क्या कहें, इसलिए आपके पास आ जाते हैं क्योंकि आप सबकी सुनते हैं। तो ये नेचर जो है किसी किसी व्यक्ति में मिलता है। तो हम भी ये सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत भी उनका अनुसरण कर सकें तो हम भी अपने को अहोभाग्य समझें। तो इन्हीं चीज़ों के साथ उनके साथ जुड़े रहे और उनके साथ भी संगठन में कई बार लोगों को बताते भी हैं। हाँ, बताते भी हैं, लोगों को समझाते हैं उनकी जीवनी के बारे में, कैसे उन्होंने अपना जीवन एक संघ परिवार में मतलब निकाला। जब पहाड़ों में बीजेपी का झंडा डंडा लेने वाला कोई नहीं था, उस समय वो पहाड़ों में घूमते थे और उसी की कहीं पे खाना मिल गया नहीं मिला परवाह नहीं थी और चलते रहते थे। और उसी वजह से स्टमक की भी उनको प्रॉब्लम रहती है। तो जो पुराना उनका वो था उसको उन्होंने कभी आज तक नहीं छोड़ा। आज भी वो अगर रोज़ उनको 500 लोग भी मिलते हैं तब भी वो नहीं थकते, 1000 लोग भी आते हैं तो भी नहीं थकते। और हमेशा उनको एक मतलब उनके अंदर ये भावना रहती है कि मेरे को जितना लोगों के बीच में मैं रहूं उतना अच्छा है। महाराष्ट्र का महामहिम बनने के बाद थोड़ा सा पाबंदियां हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने उन पाबंदियों को अपने निकट आने नहीं दिया। फिर भी लोग उनके पास मिलने जुलने वाले लगे रहते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उन्होंने अपने एडीसी वगैरह को भी कहा है भाई जो आता है यार कहाँ से आता है उसको मिलने दिया करो। मैं क्या, मेरे पास और है क्या, मैं सादगी है, मिल के मैं उनका कुछ दुख सुख बांट सकता हूँ तो बांटूँगा। तो ये ही उनका एक आचरण जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बाकी तो 100% तो हर आदमी वो नहीं हो सकता, पर जितना उनके अंदर 99% वो समाज के प्रति पूरी सेवा भावना रखते हैं और पहाड़ के प्रति भी, पूरे देश के प्रति भी उनका हमेशा ये नेचर रहता है कि मैं सेवा करूं। और माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और इन सब के, आडवाणी जी, इनके सभी के लोगों के, जोशी जी के, सबके वो आदर्श अपने अंदर रखते हैं और उन आदर्शों को दूसरे लोगों को भी बताते हैं भाई कब किसने क्या किया, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम 1-2 से आज यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये इन लोगों की सब मेहनत है जिसके बल आज बीजेपी यहाँ तक पहुँच गई है। तो इसी विषय पर हम लोग उनका बहुत आदर करते हैं कि उन्होंने कभी अपने आप को उस चीज़ का कभी ये नहीं समझा कि ये मेरी वजह से ऐसा हुआ है। संगठन सर्वोपरि है, संगठन जो आदेश देगा मैं करूँगा और संगठन नहीं चाहेगा तो मैं नहीं करूँगा। तो यही भावना हमारी भी है, संगठन देगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं, हाथ जोड़ के अपना जीवन व्यतीत करेंगे।